दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 23rd एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कोलिजन को समझा था सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से। हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ को। अब आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ लिया है, मैं आपको याद दिलाता हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और अगर मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा F, तो दैट एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने लिखा था कि F एक्सटर्नल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मस्ट बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ P, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, ये आपका मोमेंटम है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा यहां पे, तो F एक्सटर्नल जो आपको मिलेगा वो बनेगा d बाई dt ऑफ mv। अब अगर आपको याद हो तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में यहां पे दो केस बनाए थे। केस 1 में हमने क्या देखा था? केस 1 में हमारा मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। केस 1 में हमने देखा था कि m मेरा कांस्टेंट है। इसका मतलब जो है F एक्सटर्नल मुझे जो मिलेगा उसको मैं लिख सकता हूं m dv बाई dt, अगर मेरा मास कांस्टेंट है तो। और इसी को आप लिख सकते हो m इंटू a। और अभी तक जो हमने सिचुएशन पढ़ी है उनमें हम यही केस लेके चले थे जिनमें मास मेरा कांस्टेंट था। बट यहां पे एक और केस भी बन सकता है दोस्तों, एक और केस पॉसिबल है। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में m जो है वो मेरा वेरिएबल है, मतलब या तो वो टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उस केस में फिर अगर आप इसको डिफरेंशिएशन को खोलोगे, ओपन करोगे इसको, तो यहां पे m भी टाइम का फंक्शन है, v भी टाइम का फंक्शन है। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt। ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल मास के केस में हमें मिला है। बट आप इस एक्सप्रेशन में एक छोटी सी कमी है। वैसे तो एक्सप्रेशन करेक्ट है, ये एक तरह का एक बड़े एक्सप्रेशन का सबसेट है, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। बट ये कब अप्लाई होगा वो अपने को सोचना होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो क्या कंडीशन है उसको जरा देखते हैं, और क्या हम इसको फर्दर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उसको भी जरा देखते हैं। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये कुछ अजम्पशंस के साथ लिखा है। इसमें क्या अजम्पशन है वो आपको अभी पता चलेगा। ये गलत नहीं है एक्सप्रेशन, मैं आपको बता दूं, बट इसमें एक अजम्पशन है, एक कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन है वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो वेरिएबल मास मैंने बोला है ये दो तरह से वेरिएबल हो सकता है। या तो मास टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, या मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है। दो पॉसिबिलिटी है। अब दोनों ही पॉसिबिलिटी को देखेंगे हम लोग। सोचिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास है m और उसके पास कुछ वेलोसिटी है v। अब dt टाइम में क्या हुआ? dt टाइम के अंदर इसका मास जो है मान लीजिए मेरा कम हो गया, इसका मास हो गया m माइनस dm। इसका मतलब dm मास जो है वो निकल गया यहां से। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, v प्लस dv, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, जो मास इसका निकला है वो कैसे निकला है? हो सकता है इसके अंदर कोई एक्सप्लोजन हुआ हो उसकी वजह से, या इसके अंदर कोई बंदा बैठा उसने बाहर की तरफ मास को फेंक दिया है। तो इसका मतलब इसका जो मास कम हुआ है, जो dm इससे निकला है, जो इजेक्ट हुआ है मास dm, वो भी तो, उसकी भी तो अपनी कोई वेलोसिटी होगी। जिस वेलोसिटी से वो dm मास इजेक्ट हुआ है उसकी भी तो अपनी कोई वेलोसिटी आएगी। अब ये जो dm मास जो इजेक्ट हुआ है ये किस वेलोसिटी से इजेक्ट हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। वो जो वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से ये इजेक्ट हुआ है, वो वेलोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जरा सोचिए, अगर कोई बंदा इस ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ है जो मास को बाहर फेंक रहा है, तो जो फोर्स वो बंदा लगाएगा वो तो इस सिस्टम का एक इंटरनल फोर्स हो गया ना। तो अगर वो इंटरनल फोर्स है तो आपको मोमेंटम को कंजर्व रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये dm मास मेरा कुछ वेलोसिटी से आपका इधर जा रहा है, v से मान लीजिए इधर
मैं फेंक रहा हूं इसको, इजेक्ट कर रहा हूं v से, तो इसका अपना एक मोमेंटम होगा इस dm का, और वो जो मोमेंटम है वो इधर वाले मास के मोमेंटम में ऐड होगा, क्योंकि नेट मोमेंटम मेरा कंजर्व रहना चाहिए। अगर मैं इंटरनल फोर्स की वजह से अगर मैं देखूं तो, क्योंकि ये जो dm निकला है ये तो इंटरनल फोर्स की वजह से तो निकला है। आप खुद सोचिए ना, कोई बंदा है जो इसके अंदर बैठा हुआ है, उसको फेंक रहा है बाहर, तो इसका मतलब उसका जो फोर्स है वो तो सिस्टम के इंटरनल फोर्स हो गया भाई। तो इसका मतलब है जो इसको मोमेंटम मिल रहा है उतना ही मोमेंटम इस सिस्टम का बढ़ जाना चाहिए, m माइनस dm का उतना ही मोमेंटम मेरा इंक्रीज हो जाना चाहिए। इसका मतलब है किस रेट से मेरा ये कम हो रहा है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस वेलोसिटी से ये मास इजेक्ट हो रहा है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपका इसके मोमेंटम को बदलाव करेगा, इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। तो इसके मोमेंटम को जो चेंज करने वाली चीज है वो क्या है बताइए? वो एक तो एक्सटर्नल फोर्स है जो इसके मोमेंटम को बदलेगी, दूसरा एक और चीज है जो इसके मोमेंटम को बदलेगी, और वो ये है जो इसका मास निकल रहा है वो मास किस वेलोसिटी से निकल रहा है, उसका अपना क्या मोमेंटम है, वो भी इस बड़े वाले मास के जो मोमेंटम है उसको चेंज करेगी। तो मोमेंटम को चेंज करने वाली दो चीजें यहां पे हो गई है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। अगर मेरा मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो पॉइंट को समझिए भाई, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप बोलोगे सर ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है इसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए? क्योंकि आप खुद सोचे ना भाई, ये निकला किस वजह से? ये कोई इंटरनल फोर्स की वजह से निकला होगा, कोई अंदर बंदा बैठा होगा वो फेंक रहा होगा बाहर, या अंदर कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसकी वजह से ये बाहर निकला है। तो अगर कोई अंदर बंदा बैठा हुआ है जो इसको फेंक रहा है तो वो तो सिस्टम का हिस्सा हो गया ना, वो तो इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा ही तो हो गया। तो वो जो फोर्स लगाएगा वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना भाई। और अगर मैं उसको इंटरनल फोर्स की तरह ट्रीट करूं तो आप कह सकते हो कि उसकी वजह से जो मोमेंटम में बदलाव आएगा वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसने कोई मोमेंटम गेन किया है इस दिशा में तो उतना ही मोमेंटम ये भी गेन करेगा इस दिशा में, सो दैट नेट मोमेंटम में कोई बदलाव ना आए इंटरनल फोर्स की वजह से। आप पॉइंट को समझिए मैं कैसे बोल रहा हूं। तो इसका मतलब इसका जो मोमेंटम बदला है सिस्टम का, वो उसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक आपका एक्सटर्नल फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा किस रेट से ये मास आपका पीछे की तरफ इजेक्ट हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ dm/dt रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब हमें इसका एक प्रॉपर एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, एक प्रॉपर डेरिवेशन इसका बनाना पड़ेगा, सो दैट हम इसको देख सके कि ये जो रिलेशन है ये क्या बनेगी, और जो हमने पहले जो रिलेशन ये पढ़ी है अभी ये कब फिट बैठेगी उसके अंदर, उसको भी जरा समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जरा हम एक प्रॉपर तरीके से डिराइव करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा बेसिक आपको समझाने की कोशिश की कि असल में हो क्या रहा है, क्यों हम मास जो हमारा निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसकी किस वेलोसिटी से वो इजेक्ट हो रहा है वो हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए अब इसको पूरा डिराइव करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से डिराइव करते हैं, उसके बाद वापस इसके ऊपर लौट के आते हैं और देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन उसका सबसेट कैसे है, ये कब वैलिड है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन पहले निकाल लेते हैं वेरिएबल मास के केस में। तो यहां पे मैं पहले वेरिएबल मास केस ले रहा हूं, वेरिएबल मास सिस्टम ले रहा हूं, लेकिन मैं मास को मान रहा हूं कि वो इजेक्ट हो रहा है मास, मतलब टाइम के साथ वो कम हो रहा है मास। तो मेरे पास मान लीजिए कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर से मास इजेक्ट हो रहा है कुछ वी वेलोसिटी से। ठीक है, कुछ वी वेलोसिटी से मास इसका इजेक्ट हो रहा है, टोटल मास इसका मैं m मान लेता हूं। ठीक है भाई, और जो मास मेरा इजेक्ट हुआ है वो है उसको मैं me मान लेता हूं। ये me क्या है? जो मेरा मास इजेक्ट हुआ है ये वो वाला मास है। ठीक है, me मेरा जो इस तरफ मास निकला है, ये उस जो भी चीज निकली है वो ये me है। ठीक है, अब dt टाइम के अंदर क्या होगा दोस्तों? आफ्टर सम टाइम t और मे बी आफ्टर स्मॉल टाइम dt, ये जो मेरा मास है इसका, जो आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसका जो मास है ये हो चुका है m माइनस dme। ये तो आपका कम हो गया भाई। और ये जो इजेक्टेड मास है, ये आपका जो इजेक्टेड मास है ये क्या हो गया? ये पहले me था, उसमें dme और ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी वेलोसिटी पहले v थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? v प्लस dv हो गई है।
और जो मास इजेक्ट हुआ है यहां से, डीएम जो इजेक्ट हुआ है, उसकी वेलोसिटी वीई रहेगी। मैं मान रहा हूं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वीई ही है, वो आपकी वीई वेलोसिटी है। जिस वेलोसिटी से मास इजेक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट है भाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो वीई वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो मास इजेक्टेड मास है उसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी है वो वीई है, ठीक है। तो मेरा स्मॉल टाइम dt के अंदर क्या हुआ, ये आपका मास जो है डिक्रीज हो गया, इसकी वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो गई, और यहां पे जो इजेक्टेड मास है वो पहले me इजेक्टेड मास था, अब कितना हो चुका है me प्लस dme, ये हो चुका है dt टाइम के अंदर। तो अगर मैं यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम है mv प्लस me इंटू वीई, ठीक है, me इंटू वीई प्लस f एक्सटर्नल dt। सही है भाई। स्मॉल टाइम dt के अंदर अगर मैं देखना चाहूं तो इस तरह से लिखूंगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा भाई। ये तो मेरा इनिशियल मोमेंटम था और उसके ऊपर क्या लग गया, f एक्सटर्नल मान लीजिए कुछ लगा हुआ है इसके ऊपर, तो f एक्सटर्नल इंटू dt टाइम के अंदर। तो dt टाइम के अंदर इसका जो मोमेंटम जो बनेगा फाइनल, देखो इनिशियल मोमेंटम प्लस ये आपका इंपल्स लग गया इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या है me प्लस dme इंटू वीई प्लस m माइनस dme इंटू v प्लस dv। आप इस तरह से कह सकते हो भाई, एक बार जरा देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, ये इनिशियल मोमेंटम था, me क्या है बताओ, me मेरा इजेक्टेड मास है, me मेरा इजेक्टेड मास है, ve उसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इजेक्टेड मास की ve वेलोसिटी है, और ये मास m है मेरा v वेलोसिटी से आगे जा रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। उसके स्मॉल टाइम dt के बाद ये सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है, तो जो इजेक्टेड मास है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा dm उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो वही है भाई, ve ही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी v प्लस dv, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं तो इससे मैं ये कह सकता हूं, सही बात है। अब जरा इसको थोड़ा फर्दर मॉडिफाई करते हैं, तो जरा देखिए ये बन जाएगा mv प्लस me ve प्लस f एक्सटर्नल dt इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे f एक्सटर्नल को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा me ve प्लस ve dme प्लस mv माइनस v dme प्लस m dv माइनस dme dv। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब आप बताओ, ये तो दोनों ही बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी बहुत छोटी छोटी है ना, तो उनका प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दो। जरा देखो यहाँ पे mv है और यहाँ पे mv है, कट गया, meve है, यहाँ पे meve है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस करना चाहिए था ना आपको, क्योंकि ये मोमेंटम इधर है। हाँ, अगर आप डायरेक्शन को ना लेते तो, इसे डायरेक्शन को आप दिखा दिया ना, माइनस साइन इस डायरेक्शन के अंदर ही है, आप ये समझिए, ठीक है, माइनस साइन डायरेक्शन के अंदर ही है, ठीक है ना। अगर आपको माइनस करना है तो कर भी सकते हो, भाई ये मोमेंटम मेरा जो है नेगेटिव आएगा और ये जो मोमेंटम है ये मेरा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस लेना है, माइनस भी ले सकते हो आप, ठीक है, लेकिन उस केस में फिर डायरेक्शन मत दिखाओ। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन हटा दूं, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे जरा देखिए, ये mv इसका था, उसमें से ये माइनस करो फिर, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये इसका उल्टा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं, डायरेक्शन मैंने भाई मैं आई कैप डायरेक्शन में ही चीजों को देख रहा हूं, तो ये ऑलरेडी आई कैप की तरफ है तो ये तो पॉजिटिव लिख दिया, ये माइनस आई कैप की तरफ है तो इसको मैंने नेगेटिव लिख दिया। डायरेक्शन मैंने अलग से निकाल लिया आई कैप, ठीक है, पॉइंट को समझिए भाई। अब ये एफ एक्सटर्नल मेरा आई कैप की तरफ एफ एक्सटर्नल है, ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये एरो को हटा दो क्योंकि आई कैप अलग से लिख दिया ना आपने, और यहाँ पे ये फिर प्लस का रहेगा और यहाँ से ये आप हटा दो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब आपकी चॉइस है कि कैसे आपको करना है, या तो आप डायरेक्शन को इसके अंदर ही इंक्लूड करके रखो, बाद में फिर आपको आई कैप लगाना होगा, ठीक है। अब जैसे कटने के बाद आपको फिर आई कैप या माइनस आई कैप इंट्रोड्यूस करना होगा, या फिर शुरू में ही आप बोल दो कि भाई ये मेरा आई कैप है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंटम मेरा आई कैप की तरफ था तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिया, ये मेरा उल्टा था तो माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका यहाँ पे आइए, ये जो मोमेंटम है नेगेटिव है तो माइनस कर दिया, ये मोमेंटम पॉजिटिव है तो प्लस कर दिया,
ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूं, ऊपर वाले को ही लेके चलता हूं। वैसे आप नीचे वाले एक्सप्रेशन को भी लेके चल सकते हैं, फिर बाद में फिर आपको आई कैप या माइनस आई कैप, वो एरो को हटा के उसकी जगह पे आई कैप या माइनस आई कैप इंट्रोड्यूस करना होगा, तो भी आप सेम रिजल्ट पे आओगे, उससे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए जरा इसको अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा एम वी माइनस एम ई वी ई प्लस एफ एक्सटर्नल डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम ई वी ई माइनस वी ई डी एम ई प्लस एम वी माइनस वी डी एम ई प्लस एम डी वी माइनस डी एम ई डी वी। सही बात है भाई, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब जरा देखो, ये तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं बिकॉज ये छोटी क्वांटिटी है और ये भी छोटी क्वांटिटी है, तो दो छोटी मल्टीप्लाई होंगे तो और छोटी हो जाएगी, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। दूसरा, ये यहां से कैंसिल हो गया और ये यहां से कैंसिल हो गया। सही बात है भाई। अब जरा देखिए क्या बना यहां पे, इधर क्या है, इधर है एफ एक्सटर्नल डी टी इज इक्वल टू, बताइए, अच्छा इनके सबके साथ आई कैप है, ये ध्यान देना, इसके साथ भी आई कैप है, दे आई कैप डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल, क्योंकि मैं मोशन को आई कैप की तरफ ले रहा हूं ना, ठीक है। तो चलिए ये भी सारे आई कैप की तरफ है, आई कैप मैंने कॉमन ले लिया अलग से, यहां से भी आप आई कैप को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो एनीवे चलिए एफ एक्सटर्नल डी टी इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, माइनस ये प्लस एम डी बी, एक तो ये क्वांटिटी आ गई, फिर आइए ये डी एम ई दो जगह पे है ना, तो माइनस मैं क्या कर देता हूं वी ई प्लस वी डी एम ई, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है भाई। तो यहां से अगर मैं एफ एक्सटर्नल की बात करूं, जो एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलेगा, इस डी टी को नीचे ले जाओ तो एम डी वी बाई डी टी माइनस वी प्लस वी ई डी एम ई बाई डी टी, ठीक है भाई। अब ये जो v है ये सब मैं आई कैप की तरफ ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इसको इकट्ठा लिखना है तो इसको आई कैप की तरफ आप कर दोगे, ठीक है। डायरेक्शन में अगर आप लिख रहे हो तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है एक्सटर्नल फोर्स का। अब अगर आप ध्यान से देखें ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसको जरा एक बार जरा देखते हैं कि ये क्या चीज है। पहले तो ये नहीं थी भाई, जो हमने यहां पे लिखा था, यहां पे तो अकेला v था, ठीक है, यहां पे तो अकेला v था, लेकिन यहां पे तो v प्लस वी आ गया है। तो ये क्या चीज है उसको जरा देखते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि भाई इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है किसी टाइम t पे, वो है वी आई कैप। वी आई कैप क्या है बताओ जरा, वी आई कैप क्या है बताइए। ये है वेलोसिटी ऑफ डिवाइस बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो, वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी क्या है बताओ जरा, वी माइनस वी आई कैप, ये है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास है ये। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, ये क्या होगी, ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ डिवाइस माइनस वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास, एंड इट कम्स आउट टू बी v प्लस वी ई आई कैप, ये होगी। तो इसका मतलब मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एफ एक्सटर्नल जो लगेगा दैट कम्स आउट टू बी एम डी वी बाई डी टी आई कैप। आई कैप करना है तो इस v के साथ ही एरो लगा दो ना, इसकी डायरेक्शन आई कैप की तरफ ही है ना, तो आई कैप को इस एरो के अंदर मर्ज कर दो, ठीक है। माइनस बताइए यहां पे क्या बन गया, इसको मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास डी एम ई बाई डी टी। ये मेरा किस रेट से मेरा मास जो है वो इजेक्ट हो रहा है, ये वो है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का मेरे पास एक्सप्रेशन आया। अब आप बोलोगे लेकिन सर ये तो हमारा पहले तो ऐसे था, तो अब ये और ये सेम कहां है, ये तो डिफरेंट है। बात बिल्कुल सही है, डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना, डीएम बाई डी टी जो है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो लेना। इसका जो आप बोलोगे सर मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो डीएम बाई डी टी की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये मेरा नेगेटिव आएगा। यहां पे नेगेटिव पुट नहीं करना है, ये ऑलरेडी रेट ऑफ डिक्रीज को दिखा रहा है। देखो मैंने डीएम को यहां पे एम प्लस डीएम ले लिया ना, यहां से देखो डीएम को ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया है, तो आपको इसको नेगेटिव नहीं लेना, कहीं इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट कर दो फिर तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, वो काम नहीं करना है। वो नेगेटिव साइन ऑलरेडी मैं कंसीडर कर चुका हूं, लेकिन इस एक्सप्रेशन में मैंने नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं किया था। यहां पे डीएम बाई डी टी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, मास अगर टाइम के साथ कम हो रहा है, तो यहां पे ये नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब इफ मास, इफ m इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इफ m इज डिक्रीजिंग विद टाइम,
इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं बदलाव करना है। यहां पे किस रेट से बदल रहा है, केवल उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है। वो जो किस रेट से dm by dt यहां पे नेगेटिव आएगा ना भाई, अगर m डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो dm by dt क्या बनेगा, मेरा नेगेटिव बनेगा। तो कुछ लोग सोचेंगे यहां पे नेगेटिव पुट कर देते हैं, यहां पे नेगेटिव नहीं पुट करना भाई, ऑलरेडी नेगेटिव साइन यहां पे ले चुके हो, लेकिन इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव पुट करना है आपको। तो यहां पे जो एक्सप्रेशन बनेगा, फिर f एक्सटर्नल का जो एक्सप्रेशन आएगा, जो पहले आया था हमारे पास, वो बनेगा -v dm by dt, और यहां पे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लिखा है, वो माइनस मैंने यहां पे लगा दिया भाई, इसका जो नेगेटिव साइन था ना वो अलग से यहां पे लगा दिया है। पॉइंट को समझिए। तो आप बोलोगे सर अब जरा देखो, अब मेरे ख्याल से वैसे वैसे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है जो आपने यहां पे डिराइव किया है, वैसा वैसा कुछ देखने को मिल रहा होगा। यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है ये यहां पे ऐसा बन गया अगर m डिक्रीज हो रहा है, और जो हमने अभी डिराइव किया है वो ऐसा ऐसा है, बट स्टिल बदलाव है। ये जो है ये इसी का सबसेट है। कैसे सबसेट है जरा देखिए, इस वेलोसिटी ऑफ d डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू e के अंदर क्या है, इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक तो आपका यही वाला है और एक है इजेक्टेड मास की वेलोसिटी ve। इसका मतलब ये जो है ये स्पेशल केस है इसका। यहां से ये कब अचीव होगा आपको, अगर मेरा ve की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब जो मास मेरा इजेक्ट हुआ है, जो मास मेरा इजेक्ट हो रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, अगर उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 अगर है, तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन आपने लिया है और ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल सही है। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, इसी का सबसेट है ये, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो हमने ये डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया इसका, इस डायरेक्ट डेरिवेटिव में हम एक कंडीशन इंपोज करके चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। और वो क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि जो हमारा यहां पे मास इजेक्ट हुआ है, हम मान के चल रहे हैं कि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर उस मास की कोई वेलोसिटी नहीं है, जो इजेक्ट हुआ है मास, अगर उसकी वेलोसिटी कोई भी नहीं है, 0 वेलोसिटी है, तो इसका मतलब जो मास इजेक्ट हुआ है उसने तो कोई मोमेंटम में, कोई अलग से कोई मोमेंटम इसके पास आया ही नहीं, तो वो इसके मोमेंटम को चेंज क्यों करेगा भाई। अगर इसका खुद का मोमेंटम नहीं है तो इसमें इसके मोमेंटम को सपोर्ट क्यों करेगा फिर, तो इसका मतलब इसका जो मोमेंटम चेंज होगा उसके लिए केवल एक ही चीज रेस्पॉन्सिबल होगी और वो होगी एफ एक्सटर्नल। पॉइंट को समझिए, केवल एफ एक्सटर्नल रेस्पॉन्सिबल होगी अगर मेरा ये v की वैल्यू 0 होगी तो। लेकिन अगर v की वैल्यू नॉन जीरो हुई, अगर v की वैल्यू मेरी नॉन जीरो हुई तो क्या होगा दोस्तों, तो फिर आपका ये जो मास पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका अपना एक मोमेंटम है, तो ये इस बाकी बचे हुए सिस्टम में एक एक्स्ट्रा मोमेंटम और ऐड कर देगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा मोमेंटम होगा ve इंटू dme by dt। ये एक एक्स्ट्रा मोमेंटम और ऐड हो जाएगा। पॉइंट को समझो, ठीक है। इस f एक्सटर्नल के साथ ये और ऐड हो जाएगा और उधर आके बाकी आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि f एक्सटर्नल को सपोर्ट कर रहा है ना वो। f एक्सटर्नल क्या कर रहा है, मोमेंटम को बदल रहा है, तो इस मोमेंटम को बदलने के लिए फिर ये भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मास जो निकल रहा है, अगर उसके पास v वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वो v वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है, तो ये मास भी इसके मोमेंटम को, रिमेनिंग जो बचा हुआ सिस्टम है, इसके मास को या इसके मोमेंटम को बदलाव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब इस f एक्सटर्नल के साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी और वो होगी ve dm by dt। वो उधर आके फिर माइनस हो जाएगी। पॉइंट को समझिए, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बट आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे ये रिलेशन बनी है, ठीक है। इस पॉइंट को समझो भाई। तो ये जो आपने पढ़ा था, जो पहले आपने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन इसमें आपने कंडीशन इंपोज कर दी है बाय डिफॉल्ट। जाने अनजाने में एक कंडीशन इंपोज हो गई है, और वो कौन सी कंडीशन है कि जो मास मेरा चेंज हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है, वो मास की जो वेलोसिटी है, जो इजेक्ट हुआ है, वो मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। मतलब वो कोई एक्स्ट्रा मोमेंटम में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी 0 है, वो इजेक्ट हुआ और वो गिर गया वहीं पे, ठीक है। तो उस केस में ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आए कि कैसे हम इसको देखेंगे। और ये वो वाला केस बताया जिस केस में मोमेंटम मेरा, मतलब मास मेरा इजेक्ट हो रहा था। लेकिन यहां पे एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, dm by dt इंक्रीज भी तो हो सकता है टाइम के साथ। मतलब क्या है बताओ, मतलब हो सकता है कि सिस्टम मेरा आगे जा रहा हो और उसके अंदर मास ऐड होते जा रहा हो,
ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको भी जरा देख लेते हैं, जिसमें m जो है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट इसको आप जो है फाइनल लेके चलिएगा, ठीक है। ये अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, अगर वेरिएबल मास है तो, माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास। इजेक्ट जो हुआ है उसके रिस्पेक्ट में इस डिवाइस की क्या वेलोसिटी है, ये हम यहां पे लिखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये विद रिस्पेक्ट टू दैट इजेक्टेड मास के, इजेक्टेड मास को इसकी क्या वेलोसिटी नजर आएगी, ये वो वाली है, इनटू डीएमई बाई डी टी। और यहां पे डीएमई बाई डी टी की पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है भाई, डिक्रीज हो रहा है ना, तो कुछ लोग सोचते हैं कि डीएमई बाई डी टी तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करनी है, ऑलरेडी नेगेटिव साइन हम ले चुके हैं इसका सर, ठीक है। अब आइए दूसरा केस। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम मास वेरिएबल है बट वो मास इस बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। तो पहले तो आप इसको समझो भाई, और यहां पे अब आपका इंक्रीज होगा, हाँ जी। तो m इज इंक्रीजिंग, अगर m इंक्रीज हो रहा है तो dm बाई डी टी मेरा क्या बनेगा बताओ जरा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका पॉजिटिव साइन बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा f एक्सटर्नल इज इक्वल टू v dm बाई डी टी प्लस m dv बाई डी टी। ये तो हमने बेसिक तरीके से हमने देखा, कुछ नहीं किया, हमने डेरिवेटिव ले लिया, बट मैंने बताया कि ये स्पेशल केस है। ये कौन सा स्पेशल केस है देखेंगे अभी, ठीक है। ये सही लिखा है आपने, बट इसके पीछे एक अजम्पशन है, एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है उसको देखेंगे। तो एक काम करते हैं, जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालते हैं। जो जनरलाइज एक्सप्रेशन हमने पिछले का निकाला था उसी का जरा देखते हैं। तो जरा देखिए, इस बार सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मेरे पास डिवाइस जो है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, और मैं इसको आगे की तरफ ले जा रहा हूं। यहां पे कोई गैसेस है जिसकी खुद की वेलोसिटी जो है वो vi है, ठीक है। vi वेलोसिटी जो यहां पे ऑलरेडी मास mi है उसकी वेलोसिटी है भाई। कोई मटेरियल है यहां पे, कुछ धूल मिट्टी है यहां पे, ठीक है, उसका मास मान लीजिए mi है किसी इंस्टेंट पे, और उसकी वेलोसिटी है vi, और इसका मास मेरे पास m है और इसकी वेलोसिटी है v। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। तो अगर मैं यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं तो आप ये बोलोगे कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो ये है mv प्लस, सेम ही डायरेक्शन में है भाई इस बार, ठीक है। तो mi इंटू vi, और मैं आई कैप की तरफ ले रहा हूं तो इनके साथ अलग से आई कैप लगा देंगे भाई, ठीक है। ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है मान लीजिए, ठीक है। ये कम है इससे, इसकी वेलोसिटी से, तभी तो ये इसके अंदर जाएगा भाई। आप पॉइंट को समझिए ना, ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए ये इससे कम होनी चाहिए, सो दैट ये आगे जाए तो इसके अंदर ये घुसता चला जाए, ठीक है। इससे इसका मास जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये इनिशियल मोमेंटम है प्लस एक्सटर्नल फोर्स मेरा लग गया इनटू dt टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है प्लस इंपल्स आ गया इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या आएगा dt टाइम के बाद, ये मास मेरा बढ़ चुका है m प्लस dmi, इसका मास इंक्रीज हो चुका है m प्लस dmi dt टाइम के बाद, और इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी हो गई है v प्लस dv, v प्लस dv। इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है अभी, v प्लस dv हो चुकी है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो वेलोसिटी है ये तो उतनी रहेगी भाई, mi माइनस dmi, इसमें मास मेरा कम हो गया ना भाई इसका, ठीक है, इनटू इसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी vi। जो भी मास यहाँ पे कम हो गया ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा, ये तो मीडियम में है ना, इसको तो इसकी वेलोसिटी तो इसके इंडिपेंडेंट है भाई, ये तो vi ही रहेगी, चाहे इसका मास बढ़े चाहे घटे। हाँ, इसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी, इसमें अगर ज्यादा मास आ गया ना तो m प्लस dv लिख दो। dv हालांकि मेरा, आप बोलोगे सर dv पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैसे तो dv पॉजिटिव लिखा है, बट देखते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं इससे क्या निकल के आता है। तो वैसे आप माइनस भी ले सकते थे यहाँ पे कि वेलोसिटी मेरी कम होगी, क्योंकि इसका मास बढ़ेगा ना, मास बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ जरा, मास बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। बिकॉज आप खुद सोचे ना, इसका मोमेंटम जो है वो ये जब अंदर जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, अंदर जाएगा तो ये इसको धक्का देगा पीछे की तरफ, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो यहाँ पे मुझे वैसे तो माइनस लिखना चाहिए, v माइनस dv, ठीक है। माइनस कर लो प्लस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आप सेम रिजल्ट पे ही पहुंचोगे। जरा देखिए कैसे,
तो बनेगा mv प्लस mi vi प्लस f एक्सटर्नल इंटू dt इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा mv प्लस v dmi माइनस mdv माइनस dmi dv प्लस mi vi माइनस vi dmi। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब जरा देखो, जो कट रहा है काट दो, ये दोनों चीज कट गई भाई, mi vi यहां से कट गया। तो अब जरा देखो, ये बन गया f एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू, क्या बन गया? वैसे इसको पॉजिटिव ही लेते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि ये आप कह रहे हो कि वेलोसिटी मेरी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का साइन आपने अलग से निकाल दिया है, ठीक है। डिक्रीज का साइन आपने अलग से ले लिया, तो चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया तो ले लिया, प्लस कर दोगे तब भी वही आएगा, बात वही बनेगी, देखना आप, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा? वी डी एम आई, वी माइनस, यहां पे भी है ना, देखो वी माइनस वी आई बन गया भाई, वी माइनस वी आई इंटू डी एम आई माइनस एम डी वी, ठीक है। और टी को नीचे ले आओ, तो ये लो जी, ये मेरा टी नीचे आ गया। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, उसका माइनस ऑलरेडी हम अलग से ले चुके हैं, अब इसमें अलग से पुट नहीं करेंगे माइनस। कहीं आपको लगे कि सर v तो मेरी डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो v dv by dt नेगेटिव आएगा, तो एक अलग से नेगेटिव पुट कर दोगे। ना ना ना, इसमें नहीं पुट करना है। क्यों? क्योंकि v का नेगेटिव साइन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इस एक्सप्रेशन में हमने नहीं लिया था v का, तो इसमें आप पुट कर सकते हो अलग से। डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव ले लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हम नेगेटिव साइन ले चुके हैं, ये गलती नहीं करनी है भाई, ठीक है। हाँ, अगर इसको आप पॉजिटिव लेते, ठीक है, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाता, और प्लस आता तो अब यहाँ पे dv by dt अगर नेगेटिव होगा, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे अपने आप माइनस आ जाएगा। इसका नेगेटिव साइन आपको पुट करना है अब इसमें। मतलब आप देखो डेरिवेशन में आप कैसे ले रहे हो, आपने ये जो dv है, जो वेलोसिटी में बदलाव आया है, इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको आप ले लिया कि अभी प्लस dv है, इसका मतलब इसका जो साइन है वो इसके अंदर ही एम्बेडेड है। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव पुट करेंगे इसको, समझ रहे हो। लेकिन अगर अलग से आपने माइनस कर दिया, यहां पे सोचिए, आपने यहां पे माइनस अलग से निकाल के दे दिया, इसका मतलब ये जो डिक्रीमेंट जो इसका हो रहा था वेलोसिटी का, वो अलग से आपने माइनस में दिखा दिया है। फिर यहां पे फिर माइनस साइन एक्स्ट्रा अलग से पुट नहीं करना है, वो आपने पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो अगर यहां पे प्लस ले रहे हो तो माइनस साइन जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। माइनस साइन इसके अंदर एम्बेडेड है, तो उससे जो डीवी वाला आएगा यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। ये तो खैर खत्म ही हो गया हमारा, दोनों स्मॉल स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर प्लस बन जाएगा। तो इस केस में डीवी बाई डी टी अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव पुट करना है, इसमें अलग से नेगेटिव करेंगे, जैसा कि यहाँ पे था। यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो अलग से नेगेटिव यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ध्यान देना भैया, कंफ्यूज मत होना इस पॉइंट से, ठीक है। इसको दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला है। तो खैर ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो अब बताइए अब एफ एक्सटर्नल क्या बनेगा? अच्छा, ये सारे आई कैप की तरफ है, तो एरो लगाना है तो लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वेक्टर बनाना है तो वेक्टर भी बना सकते हो। तो एफ एक्सटर्नल मेरे पास क्या आएगा अगर मैं एरो लगा दूं तो बनेगा एम डीवी बाई डी टी, एम डीवी बाई डी टी प्लस वी माइनस वीई डी एम आई बाई डी टी। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। अब ये क्या चीज है जरा बताओगे, ये क्या चीज है? अगर आप ध्यान से देखें तो v क्या है? v है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ डिवाइस, वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये है मेरे पास, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v, एंड वेलोसिटी ऑफ जो mi है, जो मास इसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है जो मास, ठीक है। तो वो जो बनेगा वी आई, वो बनेगा मेरा वी आई आई कैप। ये वी मेरा ये आई कैप की तरफ ही था और ये भी आई कैप की तरफ ही है। तो अब आप बताओ, अब अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास, तो ये क्या बनेगा बताओ जरा? ये आपका बनेगा वी माइनस वी आई कैप। जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। v माइनस वी आई, यहां पे वी आई करेंगे भाई, ठीक है। ये मेरा इंजेक्टेड मास हो गया, समझ आया भाई? तो अब जरा देखिए ये क्या बन गया, ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बन गई है। तो अगर मैं f एक्सटर्नल को लिखूंगा
तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास, और किस रेट से मेरा मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से मास इंजेक्ट हो रहा है इसके अंदर, वो आ जाएगा यहां पे। तो अब आप बोलोगे सर पहले तो ये एक्सप्रेशन था, अब ये आ गया। ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है भाई। इसमें एक अजम्पशन है, क्या कि वी आई की वैल्यू मेरी 0 है। इसका मतलब जो ये यहां पे जो सराउंडिंग में जो सिस्टम था, जो इसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि उसकी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो स्टेशनरी है, वो एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। और जैसे आगे जाता है वो इसके अंदर घुसता जा रहा है, क्योंकि जैसे आगे जाएगा वो तो अपने आप अंदर घुसता चला जाएगा ना, ठीक है। जैसे आप मान लेते हो कि यहाँ पे जो हवा है मीडियम में वो स्टेशनरी है, ऐसे मान लो, और मैं कोई गुब्बारा लेके आऊं या कोई पॉलिथीन लेके आऊं और उस पॉलिथीन को ऐसे घुमाऊं, तो जो हवा की वेलोसिटी है उसको आप 0 मान सकते हो, और गुब्बारा जैसे ही आगे जाएगा v वेलोसिटी से, उसके अंदर वो घुसती चली जाएगी, हवा अंदर चलती चली जाएगी। पॉइंट को समझिए। तो अगर मैं vi की वैल्यू को 0 ले लूंगा तो फिर वापस वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को समझिए, जो आपने डायरेक्ट बिना सोचे लिख दिया था यहां पे, बस डेरिवेटिव के हेल्प से लिख दिया था, उसमें हम जो मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसकी खुद की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको आप 0 मान रहे हो। अगर आप उसको 0 मान के चलोगे तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये एक स्पेशल केस है, जनरलाइज रिजल्ट ये है, ठीक है। ये दो हमारे पास जनरलाइज रिजल्ट आए हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब अगर मान लीजिए मैं इनको एक जगह पे लिखूं, इनको अगर प्रॉपर अगर मैं एक जगह पे लिखूं तो जरा देखिए किस तरह का ये बनेगा। तो इस पॉइंट को आप समझो भाई, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं अब इन दोनों को अगर एक साथ लिखूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल जो होगा विल बी इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, ठीक है। अगर डीवी बाई, अगर वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीज हो रही है तो अलग से माइनस आएगा, ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, ठीक है, इंटू डी एम ई बाई डी टी। यहां पे डी एम ई बाई डी टी पॉजिटिव रहेगा भाई, ध्यान देना। मास अगर डिक्रीज हो रहा है, और ये तब है जब एम ई, ये मास इजेक्शन हो रहा है, मास का अगर इजेक्शन हो रहा है तो। बट अगर मास का इंजेक्शन हो रहा है, अगर मास इंजेक्ट हो रहा है तो उस केस में एफ एक्सटर्नल जो बनेगा, it comes out to be m dv by dt plus velocity of device with respect to injected mass dmi by dt। किस रेट से मेरा मास इंजेक्ट हो रहा है, ये वो है। यहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है भाई। यहां पे आप मोड लगाना चाहो तो मोड भी लगा सकते हो, ठीक है। यहां पे अगर मोड लगाना चाहो मोड भी लगा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों एक्सप्रेशन समझ आए। ये ज्यादा जनरलाइज एक्सप्रेशन है। जो आपने डेरिवेटिव से निकाला था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, उसमें आप एक अजम्पशन लेके चल रहे थे, एक कंडीशन लेके चल रहे थे कि जो मास इजेक्ट हो रहा है या इंजेक्ट हो रहा है, वो मास की अपनी जो वेलोसिटी है वो 0 है, वो आप ये मान के चल रहे थे। तो वहां से फिर जो पुराना एक्सप्रेशन जो आपने निकाला था, जो पहले आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम जनरलाइज एक्सप्रेशन को निकालेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिनमें मास इंजेक्ट भी होता है और इजेक्ट भी होता है। जैसे आपके फाइटर पायलट है, फाइटर प्लेन्स है, तो फाइटर प्लेन्स में क्या होता है, एयर जो होती है वो अंदर आती है, उसमें इंजेक्ट होती है और फिर फ्यूल के साथ बर्न होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसमें मास इंजेक्ट भी हो रहा है और इजेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में फिर दोनों ही आ जाएंगे। मतलब उस केस में जो एफ एक्सटर्नल बनेगा वो क्या बन जाएगा, एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास इंटू डी एम ई बाई डी टी प्लस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास dmi बाई dt। उस केस में फिर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर मास मेरा इजेक्ट भी हो रहा है और इंजेक्ट भी हो रहा है तो ये वाला एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल में लेके आएंगे।
तो चलिए आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे दोस्तों। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।